फ्लाई ड्रीम्स के इस कार्यक्रम के तीसरे सत्र में आप सभी वक्ताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं दर्शकों से बोलूँगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार पाठकों से हमारे। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि संक्षिप्त में बताएं कि अभी आप लोग क्या लिख रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। सर आपसे शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल में तो बस लिखने का कार्यक्रम थोड़ा स्थगित है कुछ निजी कारणों से, पर एक रियल स्टोरी है मेरे पास जो मुझे बहुत जल्द शुरू करनी है। वो एक्चुअली एक आरएएस ऑफिसर है राजस्थान में जी, सिविल सर्वेंट है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 40 बार फेल हुए हैं लाइफ में। वाह। और अल्टीमेटली उन्होंने सिविल सर्विस क्लियर की। जिस यूनिवर्सिटी से वो 18 बार फेल हुए हैं वो आज उस यूनिवर्सिटी में लेखाधिकारी है। तो मैं चाहूँगा कि उनके ऊपर एक उपन्यास लिखें उनकी बैक स्टोरी को बताते हुए। तो ये मेरे आने वाले भविष्य में मेरा नेक्स्ट, मतलब यूपीएससी के जितने भी अब तक की कहानियाँ उन सबको क्लब कर दिया जाएगा इसमें। उन सबको क्लब कर दिया जाएगा और शायद ये होता है उन सबसे कड़ा संघर्ष हो जो हमने आज तक पढ़ी है। ये उन सबसे कड़ा संघर्ष, क्योंकि वो जो किरदार है या वो जो शख्स है वो राजस्थान के बाड़मेर के इलाके से, जो रेगिस्तानी इलाका है जहाँ तक आमतौर पर एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है और अवेयरनेस नहीं होती है, वो वहाँ से आते हैं। और फिर उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, ये पूरा उनका सफ़र है जिसे मैं आगे भविष्य में लिखना चाहता हूँ। क्या क्या उनकी चुनौतियाँ रहीं, क्योंकि क्या क्या उनकी चुनौतियाँ रही, किस किस तरह से वो फेल हुआ, कैसे उन्होंने उन फेलियर्स के बावजूद, क्योंकि 40 फेलियर कम नहीं होते हैं। क्या उन्होंने इधर दिल्ली आकर के भी तैयारी करी? नहीं, उन्होंने वहाँ जयपुर से, क्योंकि वो हमेशा से स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की थी उन्होंने, तो जयपुर से ही उन्होंने सारी प्रिपरेशन की थी। और अभी वो मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में पदाधीन है। तो उनसे मैं मिला भी था, उनकी स्टोरी के बारे में मेरे पास एक फ्रेमवर्क भी तैयार है, बट अभी कुछ निजी कारणों से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके ऊपर काम शुरू। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सर्वेश सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। अभी कुछ पढ़ने का तो स्थगित है लिखने की वजह से, और लिखने के लिए अब सब्जेक्ट का तो अभी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ मोटा मोटा पर ये कि नई जो पीढ़ी है, जो नया लेखन का जो दौर चल रहा है, इसमें भी थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। और वो किस स्कोप, मतलब किस क्षेत्र में वो बदलाव चाहिए, वो मुझे लगता है कि एक ऐसी कहानी आनी चाहिए नए युवाओं के मध्य, या जो भी उसको पढ़ें, कि उन्हें लगे कि जो हम अलग अलग विधाओं में अलग अलग तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं उनसे थोड़ा हटके हो। और वो हटके होना क्या होगा, वो मेरे ख्याल से ये होगा कि प्रेजेंटेशन तो ठीक हो, लेकिन उसके कहानी का जो कंटेंट होना वो टच करे लोगों को, वो लगे कि कुछ लिखने की शैली अलग है, कुछ कहने वाली बात अलग है, कुछ पढ़ने के बाद जो एक दिलचस्पी होती है उसका भी स्तर एक अलग है। तो अभी लिखने के इन्हीं सब पहलुओं पे मैं फ़िलहाल तो अंदरूनी तौर पे काम कर रहा हूँ। सर, जो अभी आपने अलग टच और सबकी बात की, मुझे इसमें ये क्वेश्चन आता है कि पढ़ते वक्त जो नोटिफिकेशन आ जाता है टन से, उससे बचने का क्या हम उपाय कर सकते हैं युवा पीढ़ी के लिए, ख़ास तौर पे कि वो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है? ऐसी क्या कमी हमारी तरफ से कमी हो रही है या यूथ की तरफ से कमी, इस पर ध्यान थोड़ा सा दिलाइए। मेरे ख्याल से आप शायद मोबाइल की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें तो चूँकि हम सारे लिखने वाले लोग नई पीढ़ी के हैं, तो नए लोग ही हैं, और ये सारी कमियां हम सब में थी शुरू में कि मोबाइल में हम ज़्यादा लगते थे। लेकिन कैसे हम इसको दूर किए, एक्चुअली ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम कुछ किए हैं और उसके बारे में लोगों को बताएं, तो उसे पता चलेगा कि आखिर हम कैसे उसे ओवरकम हुए। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अब जैसे हम जब भी पढ़ने के लिए बैठें, कोशिश ये करें कि मोबाइल का इंटरनेट कम से कम जो कनेक्शन है उसको बंद करके रखें। इसका फ़ायदा है कि ये होगा कि नोटिफिकेशंस कम आएंगे। दूसरी चीज़ कि सबसे बेहतर तरीका तो ये हो सकता है कि हम मोबाइल को अपने पास रखें ही नहीं, और ये समझें कि जो हम पढ़ के जो हमें रुचि मिलेगी और जो पढ़ने के बाद हमारी कल्पना होगी, वो मोबाइल में वो चीज़ कभी कतई मिलेगी नहीं। वरना ऐसी बात होती तो पढ़ने का दौर आज भी बदस्तूर जारी है। लोग स्विच कर गए होते पूरी तरीके से ऑनलाइन चीज़ों पे, और कागज़ और कलम लगभग ख़त्म होने का दौर होता, पर वो हुआ नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, ये इस बात का उदाहरण है और प्रमाण भी है कि नहीं, पढ़ने लिखने का दौर है। ऑनलाइन की चीज़ें चाहे जितनी भी आगे चली जाएं,
पर ये कागज़ कलम वाली जो चीज़ें हैं, ये जो ज़रा हटके वाली बात है, वो अभी भी जारी है और इसको मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होगा, चाहे मोबाइल कितना भी आगे हमको लेके चला जाए या नहीं लेके जाए। और जो लोग कीबोर्ड पे ही पढ़ रहे हैं वो क्या करें, मतलब डेस्कटॉप पे ही पढ़ रहे हैं या फिर उस पे? सर डेस्कटॉप के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अब जैसे नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो कुछ तो हमें खुद के लिए भी अपडेट होना पड़ेगा, और वो अपडेट होने का एक क्रम है कि जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि कोई चीज़ हम चलते चलते पढ़ लें, कहीं फ़्लाइट में पढ़ लें, तो उसको तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हिस्से के वो एक हिस्सा उनको हम कहेंगे। कारण ये है कि जैसे कुछ किताबें हैं जो ऑनलाइन मिल रही है या जो लिखी हुई किताबें ऑडियो फॉर्मेट में है, तो हम उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है कि एक होता है ना कि गलत तरीके से उपयोग और एक अच्छे तरीके से उपयोग। हालांकि ये बहुत ही विमर्श की बात है कि अच्छा और बुरा क्या हो सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से उपयोग ये हो सकता है कि अगर कोई कहानी कोई चीज़ ऑडियो फॉर्म में है तो हम उसको बिल्कुल सुन सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये तो हमारे नई पीढ़ी का हिस्सा है ना, हम तो नए लेखन को और आगे ले जा रहे हैं, तकनीक के स्तर पे हम खुद को अपडेट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगला सर बताएं कि क्या आजकल पढ़ा जा रहा है या लिखा जा रहा है? फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन के थ्रू देखिए भाई, करीब मैंने 7 किताबें अनुवाद कर दी हैं, जिनमें से 4 प्रकाशित हो भी चुकी हैं और बाकी के जो 3 हैं वो जल्द ही प्रकाशन होने वाली हैं और आप सबके हाथों में होंगी। उसके बाद रही बात पढ़ने की, तो शुरुआत में मुझे लगता था कि पढ़ने के लिए क्या रहता है कि कुछ जो मेन स्ट्रीम राइटर्स होते हैं, लोग सबसे पहले उनको को फोकस करते हैं, पहले उन्हीं को ही अप्रोच करते हैं। इस क्रम में क्या रहता है, जो छोटे छोटे जो राइटर होते हैं या और भी दूसरे राइटर जो जिनको लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसा मुझे भी बहुत पहले लगता था। लेकिन अभी इस दौरान पे जब से अनुवाद मैंने शुरू किया, उसके बाद कुछ नई चीज़ें मुझे पता चली, जो कि मुझे लगता था कि पहले मेरा इंटरेस्ट कोई ख़ास नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे जनरेट होना शुरू किया, धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब मुझे आज ये एहसास होता है कि कितनी सारी चीज़ें मैंने गलत फहमी में मतलब मिस कर दी हैं। तो यही जैसे कि अभी सर ने बताया कि कुछ चीज़ें जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं आज के जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, हर चीज़ बहुत फास्ट है और चीज़ें भी एकदम नई चीज़ें जल्दी चीज़ें चाहती हैं। देखिए ये जो 15-20 सेकंड के जो शॉर्ट्स हैं या रील्स हैं, ये इसी का ही नतीजा है कि हमारे पास इतना सब्र नहीं है कि 10-15 मिनट के भी वीडियो देख सकें, उतना सब्र नहीं है, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी धीरे अपडेट होते होते ये और भी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो के तौर पे आ गया है। तो ये एक चीज़ है कि मतलब हम इतनी फास्ट मतलब टाइम में, यानी कि इतनी तेज़ दौर में कैसे चीज़ों को हम, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबको समझ सकें और सबको परख सकें, देख सकें, समझ सकें। बहुत आसानी से चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र करके और अपनी नज़रें सब जगह मतलब बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ों का दिखाई देंगी। बिल्कुल। शोभा मैम, सवाल था कि क्या लिखा जा रहा है या क्या पढ़ा जा रहा है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं फ्लाइट ड्रीम्स का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और क्या पढ़ा जा रहा है, ये तो देखिए कुछ समय हमेशा परिवर्तनशील है, और पहले सिर्फ पेपर और कलम का काम होता था और किताबों का काम, किताबें खरीदते थे, पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन विस्तृत रूप हो गया है। देखिए किंडल भी है डिजिटल प्लेटफार्म पर, और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफार्म आए हैं, उस पर हम लोग सेल्फ पब्लिश भी कर सकते हैं। और जैसी आपने अभी बात की शॉर्ट की, तो शॉर्ट है, रील्स है, उनमें भी अब जिसको आजकल हमें अपडेट होना ज़रूरी है, और लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। मेरा एक इसमें ये सवाल भी था कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे जी जानना चाहती है जनता कि जिनको हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं। हम तो अभी हमारा देखिए किताबें हटके, जो फ्लाइट ड्रीम्स का जो मेन टैग लाइन है, तो हम भी वही जरा हटके ही पढ़ते हैं, और हटके लिखना है तो हटके हमें पढ़ना भी पड़ेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि ये अभी देखिए मैंने पहली किताब जो लिखी थी 80 मल्लिका, तो वो हटके ही थी, और 100 साल की कहानी थी, मल्लिका की कहानी थी, जिसमें मल्लिका अपना प्रेम नहीं पा पाती है। और दूसरी किताब जो मेरी आई है वो प्रणय धारा आई है,
उसमें में भी मिलन की ही और प्रेम की ही बात है। और प्रेम देखिए इस सृष्टि में सर्व वो है, सम्मत है। प्रेम के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। तो वो उसी पे लेके मैंने अभी इसमें किताब में 64 कविताएं लिखी हैं तो वो प्रेम जो कविताएं लिखी गई हैं वह भी हमारा पाठक कहीं ना कहीं, हर पाठक जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं। हर विधा होती है, विज्ञान भी है, हॉरर भी मैंने लिखा है, लेकिन प्रेम की जो आवश्यकता है, जो अंदर से जो हर कोई चाहता है कि प्रेम पर बात हो, तो इसलिए मैंने उसको वो राधा भाव से लिखा है। जैसे राधा और मीरा ने अपने कृष्ण को नहीं पा पाया था, वैसे ही मैंने अधूरे मिलन की कविताएं लिखी हैं। और कहते हैं कि जब मिलन हो जाता है तो वो प्रेम पूर्ण हो जाता है, तो उसमें वो चीज़ नहीं रहती है, वो जो टीस है वो नहीं रहती है। तो मेरे के कविताओं में जो है वो अधूरा मिलन है और टीस भी आई है। तो इसलिए ये अब आगे जो अभी लेखन का सोचा है वो बाल कविताओं पे और बाल कहानियों पर पढ़ा जा रहा है मेरे द्वारा। और हो सकता है आगे जाके कोई बाल उपन्यास आए या कोई बाल कहानियों का कहानी संग्रह आए, तो ये भी हो सकता है। आपने अभी अधूरे मिलन और प्रेम की बात कही, और आप चूँकि एक लंबा जीवन का अनुभव आपके पास है, तो अभी आजकल की जो जनरेशन है उसका प्रेम 4-4 महीने में शिफ्ट हो जाता है जी, जिसके आरोप भी लगाए बड़े संत महात्माओं ने। तो जब आप ये सब लिख रहे हैं तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी आपने जो बात कही कि 4-4 महीने में शिफ्ट हो जाता है, इसका कहीं ना कहीं अंत होता है। और जो असली चाहत होती है वो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी एक मंजिल पर ले जाती है, और वो वहाँ ही वो महसूस करता है कि अधूरापन कहाँ से शुरू हुआ है। वो उसी अधूरेपन की तलाश में भले ही वो भटकता रहे, लेकिन वो जाके एक संपूर्ण मिलन पे कहीं ना कहीं एक जगह जाके ठहरता जरूर है। मेरा ये मानना। मैम आप सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और फ्लाई ड्रीम्स का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैंने अभी तक 4 किताबें लिख चुकी हूँ जो मेरे फ्लाई ड्रीम्स से प्रकाशित हुई है। पहले तो मेरा चुंगलखोर खिड़की है, ये थोड़ा सोसाइटी के ऊपर है कि मेरी सारी जो लेखनी है ऑब्जर्वेशन आसपास को ज़्यादा लेकर के होता है कि आसपास क्या हो रहा है, फिर उसको आके मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि या तो हम किसी को बताना चाहते हैं या तो हम उसको लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखती हूँ। जैसे कि चुंगलखोर खिड़की है, मैं अपने घर में बैठ के अगर कुछ काम करी, कोई भी आज की डेट में स्टूडेंट भी होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आजकल लोगों को होता है वो घर में क्या कर रहा है, उस टॉपिक को लेकर होता है। उनको नहीं मालूम कि जो माइंड सेट है वही चीज़ वो कर रहा होगा, अच्छी स्टडी कर रहा होगा, ये भी वो स्टडी भी कर रहा होगा, उसके बारे में आप जानते नहीं, इस टॉपिक पे है। फिर इसी में ही छोटी छोटी और कहानियाँ हैं, जैसे कि हम कहीं मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं और मैंने खुद एक मेट्रो स्टेशन में बैठ के देखा, एक हस्बैंड वाइफ आए हैं और वहाँ पर वो सीट दे दिया लेडीज़ को उसने सीट दिया, और उसके बाद जो है वो उतर गया, उसके बगल कोई उतरा तो उसने अपने हस्बैंड को बिठा दिया और उसको सीट नहीं दिया, वो लड़का अपना जो है लीड लेकर। तो इस तरीके की छोटी छोटी कहानियाँ मैंने चुंगलखोर खिड़की में लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे लाइफ एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कहानियाँ बता रही हैं, तो उसमें ऐसी भी कहानियाँ हैं जिसमें चुगलखोरी की बात नहीं है, आप प्रेम का ऐसा कुछ नजर आया, फिर भी चुगलखोर खिड़की नाम ही क्यों दिया गया, इसके पीछे की वजह? इसका है कि हम दूसरों की लाइफ में इस कहानी को इसलिए रखा है, जैसे कि उसने देख लिया कि इधर सीट कोई बैठ रहा है, उसने फटाफट आकर इन कहानियों में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन हुआ है और लोगों को मतलब हटा कर के उसका बेनिफिट्स खुद लेना चाहा है, इस चीज़ का है। सेकंड मेरी जो है लिली है, गुलदस्ता है, जो एक अंतर्द्वंद, जो अभी मैंने पहले ही कहा था कि हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते, फिर हम आके इनसे पोइट्री में लिखते हैं, कुछ स्टोरीज़ में लिखते हैं, उस तरीके की है। फिर एक हमारे साथ ये भी होता है, चौथी मेरी बुक है बालमन किस्से, वो मेरी फेवरेट है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं मोबाइल मत यूज़ करो, उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है मोबाइल मत यूज़ करो,
पर ये नहीं बताते कि फिर क्या आप उन्हें सुनाओगे। जैसे वो खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सुनना होता है। तो पेरेंट्स उसमें से, जैसे कि है कहानी है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, कौवे और गिलहरी की कहानी है। उसमें एक कहानी है कि एक लड़का है जो छत से चिड़िया के बच्चे को उठा लाया है। तो कहता है चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढते हुए आती है, कहती छत पे मेरा घोंसला था, घोंसले में 2 बच्चे थे, बच्चे चू चू करते थे, अब वो वहाँ नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों में मतलब क्रेज़ होता है, वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी कुछ टॉपिक है बच्चों को सुनाने के लिए, ये है। और अभी जो मैं लेटेस्ट कहानी लिख रही हूँ, जो अभी जैसे अभी आपने कहा कुछ हटके सोसाइटी के लिए, आजकल युवा पीढ़ी ना सोशल मीडिया पे है। अगर उनके साथ उनके फ्रेंड सर्कल में किसी से लव हो जाता है तो उस पर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो उसको अवॉइड करते हैं, वो सोशल मीडिया का। इसमें कहानी एक ऋषभ लड़के की है जो कि उसके कॉलेज की फ्रेंड है नैना, उसको लव कर रही है और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। वो सोशल मीडिया में उसके साथ कोई चैटिंग में एलिना है जो कि फॉरेन कंट्री के है, उसके साथ वो दोस्ती बढ़ाना चाहता है। इस तरीके की कहानी मैंने आगे बढ़ाई है। इसमें थोड़ा सा मैं बीच में नहीं स्टोरी सुनाऊंगी क्योंकि फिर मेरी पूरी कहानी हो जाएगी। एंड में यही है, इसमें एंड में यही है कि वो लड़का उसी एलिना चली जाती है वापस, और फिर वो किसी और नई की तलाश में, क्योंकि आजकल ये जैसे भी ये संत साधु लोग जो कह रहे हैं ये रियलिटी है कि ये नहीं तो वो नहीं, इस तरीके की कहानियाँ। अच्छा, और पढ़ने की बात पर मैं ज़्यादातर बुक्स को पढ़ने के लिए अगर प्रेफर करूँगी, और ख़ुद भी पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी को देखते हुए ना हमें वहाँ से बहुत कुछ मिलता है। और सबसे पहले मैं गीता को कहूँगी, आप उसे श्रीमद् भागवत गीता को आप जितना पढ़ोगे उसमें आपको नए नए वर्ड्स, आपको कंटिन्यू नए नए सेंटेंस मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।